हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिटरमिनेंट्स के बारे में, जिसमें से हम लोग बेसिक कंसेप्ट डिटरमिनेंट्स, माइनर, कोफैक्टर, आपको ये सब डिस्कस हो गया था। सेकंड क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस कर लिए थे कि उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है और क्रैमर्स रूल क्या है, फिर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट्स के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, सब सारे चीज जो है सो डिस्कस कर लिए थे। आज जो है बाबू हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंट और होमोजेनियस सिस्टम के बारे में, और इस चैप्टर को आज द एंड करेंगे और नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आज इसको फिनिश करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज जानते हैं सबसे पहले कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है ना। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है। कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम ये क्या होता है, सब ले जानते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है बाबू? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन a system of equation, a system of an लिख दीजिए, है ना। a system of an equation has one or more solutions than it is called consistent system. Consistent system. Otherwise it is called inconsistent system. Inconsistent system। ये तो इंग्लिश में लिख लिए, लेकिन इंग्लिश में समझना नहीं हम लोग को। देखिए एक बार पढ़ते हैं इंग्लिश में क्या लिखे हैं। सो कि a system of an equation has one or more solution, then it is called consistent system, otherwise it is called inconsistent system। ये कहता कि बाबू कि वैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक सॉल्यूशन हो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, और जिसमें अगर ऐसा कंडीशन को फॉलो ना करे, जिसमें सॉल्यूशन मिले ही ना, उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एग्जांपल के थ्रू समझ में आया गुरुजी, है ना। इस तरह तो समझ में आता, लेकिन एग्जाम्पल लीजिएगा तो और बढ़िया से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते बाबू लोग, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिए इक्वेशन बाबू 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5, है ना। और एक दूसरा इक्वेशन ले लिए 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 10। अब ये दोनों इक्वेशन को बढ़िया से देखिए बाबू कि क्या कोई x और y का ऐसा वैल्यू है जो ये दोनों सिस्टम को सेटिस्फाई करवाए, है ना। अब बताओ बाबू, यहां तो एक ऐसा है, कौन सा वैल्यू है? तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखें, है ना, x इज इक्वल टू 1 रखें और y इज इक्वल टू 1 रखें, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। ये 3 2 5 और ये 4 6 10 हो रहा है।
तो एक इक्वेशन मिल रहा है, हम क्या बोले कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक सॉल्यूशन मिले उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, और अगर x का वैल्यू हम 2 रखें और y का वैल्यू 1/3 रखें तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 4 दूनी का 8 और 2 10, और यहां भी देखिए 2 दूनी का 4 और 1 5, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो x और y का दो वैल्यू आ गया बाबू। इसका मतलब ये पक्का जो है गुरुजी कंसिस्टेंट सिस्टम है, ये जो है सबका कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो यहां लिखेंगे ये जो है इज कंसिस्टेंट सिस्टम, inconsistent system because x is equal to 1 और y is equal to 1 and x is equal to 2 और y is equal to 1/3 is, या r लिखिए, दो सॉल्यूशन है तो r सॉल्यूशन ऑफ इट। मतलब इस इक्वेशन का बाबू दो सॉल्यूशन निकल रहा है, x = 1 y = 1 पर भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाएगा, ये दोनों इक्वेशन, और x = 2 और y = 1/3 लीजिए तो भी ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। इस केस में इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। समझ में आ? अच्छा, मान लीजिए बाबू हम क्या बोले कि अगर ये कंडीशन फॉलो ना करे तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। हम यही इक्वेशन इसमें माइनर से चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, तो इसमें माइनर से चेंज कर देते हैं कि यही लिखते हैं इक्वेशन बाबू 2x और प्लस का 3y = 5, और दूसरा का इक्वेशन लिख देते हैं 4x प्लस का 6y = 9। माइनर चेंज कर दिए बाबू, 10 की जगह पर 9 लिख दिए। अब बता बाबू कि x और y का कैसा वैल्यू है जो इस दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करवाए। ये याद रखिएगा, दो इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब जो x और y का वैल्यू जो लिए हैं बाबू, ये आपका दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करा, वो भी एक साथ। ऐसा नहीं है कि गुरुजी दूसरा तो सब कंडीशन सब इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। कहने का मतलब है यहां देखो बाबू, अगर यहाँ x = 1 लेंगे और y = 1 लेंगे तो ये कंडीशन को फॉलो कर देगा, और यहां आपको 10 लाना है 9 लाना है तो कुछ ना कुछ वैल्यू रख के हम तो लेते आएंगे 9, लेकिन वैसा नहीं है। वह कहना कंसिस्टेंट सिस्टम उसको बोलते हैं बाबू जो इक्वेशन, यहां दो इक्वेशन लिए तो x और y का एक ऐसा वैल्यू बताइए कि ये दोनों कंडीशन को एक बार सेटिस्फाई करवाए, मतलब एक साथ सेटिस्फाई करवाए, एक साथ। जैसे x और y लिखे बाबू तो दोनों इक्वेशन किसी में पुट कर दीजिए, फ्रीडम आप 4 और 6 10 हो गया और 3 2 5 हो गया। इसी तरह 2 और 3 लिए बाबू, 2 और 1 बेटा 3 लिए तो 2 दूनी का 4 और 1 5 हो गया। ये हो गया 4 दूनी का 8 और 3 दूनी का 6, 8 और 2 10 हो गया। मतलब ये दोनों जो x = 1 और y = 1 और x = 2 और y = 1/3 जो है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, वो भी एक साथ, है कि नहीं। इसी तरह अगर यहां अगर ऐसा कोई वैल्यू आपके पास है तो हमको बताइए कि ये दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करवाए। x और y का कोई ऐसा वैल्यू बताइए कि ये दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करवाए, ऐसा है वैल्यू तो बताइए। तो नहीं है ऐसा वैल्यू, तो ये जो है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा बाबू, इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम because it has no values, because it has no values which satisfy, because is consistent system inconsistent system because it has no values which satisfy the equation simultaneously. मतलब x और y का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो ये दोनों इक्वेशन को एक बार सेटिस्फाई करवाए, तो इस केस में बोलेंगे कि ये जो है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। समझ में आया?
उम्मीद करते हैं आप पूरा बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है बाबू, कि कोई सा भी आप इक्वेशन ले, अब देखिए इक्वेशन हमेशा एक भी लीजिएगा तो उसमें क्या दिक्कत है सो बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिए तो एक्स और वाई का कैसा वैल्यू रहेगा, ये जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो अब यहाँ दो इक्वेशन लिए, अगर ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू बताइए कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए, अगर एक भी ऐसा वैल्यू मिल जाता बाबू तो उस केस में बोलेंगे कि ये जो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। लेकिन अगर एक भी वैल्यू ऐसा ना बता सके आप कि ये दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करवाए तो उस केस में बोलेंगे कि ये दोनों इक्वेशन जो है सो आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। समझ में आया? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी अब मूव करते हैं हम लोग और जानते हैं होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, है ना। चलिए जानते हैं उसके बारे में। होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। किसके बारे में जानते हैं बाबू लोग, तो हम लोग जानते हैं होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में कि ये क्या होता है ना। तो इसका भी छोटा सा फॉर्मूला है बाबू, फॉर्मूला या डेफिनेशन जो कहिए। देखिए क्या है कि द इक्वेशन, यहां लिखते हैं द इक्वेशन में समझ जाएगा, यहां एन लिख दे रहा है ना शॉर्ट फॉर्म। द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b is called homogeneous if b बराबर 0, otherwise it is called non-homogeneous of linear equation। देखिए छोटा सा डेफिनेशन क्या लिखे सो देखिए बाबू लोग। तो हम क्या लिखे कि द इक्वेशन ax इक्वल टू b इज कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर ऑफ इक्वेशन इफ b इज इक्वल टू 0, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जब भी आपका ax इक्वल टू b टाइप का इक्वेशन दे रखा हो बाबू और जिसमें b बराबर 0 के इक्वल हो तो उस केस में बोलेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, और अगर b बराबर 0 के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में बोलेंगे ये नॉन होमोजेनियस लीनियर ऑफ इक्वेशन है ना। एग्जांपल देखिए बाबू लोग, मान लीजिए आपका पास इक्वेशन दे रखा हो, एग्जांपल मान लीजिए आपके पास इक्वेशन दे रखा हो 2x माइनस का 7y इज इक्वल टू 0, है ना। फिर दूसरा इक्वेशन दे रखा हो 7y या इसको 6y माइनस का x इज इक्वल टू 0। दूसरा का इक्वेशन दे रखा हो बाबू लोग 4x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 7, और फिर आपका x माइनस का 2y इज इक्वल टू 8। ये चार इक्वेशन दे रखा बाबू, है ना। और हम आपसे पूछो कि बताइए कि ये आपका ये सब दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन जो है सो आपका होमोजेनियस है। तो अभी हम क्या बताएं बाबू कि x इक्वल टू b टाइप का है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोजेनियस कब, जब b बराबर 0 होगा, मतलब RHS में आपका 0 होगा। तो RHS में ये और ये 0 बाबू, तो इस केस में सब दोनों फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये सब दोनों फंक्शन जो है सो आपका होमोजेनियस फंक्शन है ना। होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या होमोजेनियस सिस्टम का कुछ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन या होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन,
होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और अगर यहाँ 4x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 7 है और x माइनस का 2y इज इक्वल टू 8 है बाबू, तो बताओ इस केस में b बराबर 0 के इक्वल है क्या? नहीं है। तो इस केस में बोलेंगे कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये आपका होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया क्या दिक्कत है, क्या है सो? चलिए जी, अब ये आपका सिस्टम लगे तो उससे गड़बड़ाइएगा नहीं कि यहाँ गुरुजी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे हैं या सिस्टम डाल दिए हैं, तो ऐसा कीजिए कि लिखिए लीजिए। लेकिन वैसे ऐसे आपका नाम से कतराना नहीं, आप लोग को मेन जो पॉइंट है सो जानना यहाँ क्या चीज जिक्र हुआ है, तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, तो इसके बारे में जानना है। ये चीज से आप सिस्टम नहीं लिखल है तो उससे नहीं लिखल है तो उससे आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है ना। चलिए लिख दिए होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया? मतलब अगर जब भी आपको कोई इक्वेशन दे रखा हो x इक्वल टू बी टाइप का, तो हम उसको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। कब? जब b बराबर 0 के इक्वल होगा। और अगर ऐसा ना हो बाबू तो इसको बोलेंगे नॉन होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। अब जैसे देखिए 2x माइनस का 7y भी 0 के इक्वल है और 6y माइनस का x ये भी 0 के इक्वल है, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर यहां देखिए 4x माइनस का 7 यहाँ माइनस का 7 के इक्वल है और x माइनस का 2y यहाँ 8 के इक्वल है, तो इस केस में भी इसको क्या बोलेंगे कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? या मतलब इस कंसेप्ट में बाबू होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के बारे में क्लियर हो गया। अब देखो बाबू होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में क्या दिक्कत होता है कि कहीं कहीं तो आपका ये डेफिनेशन मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और कहीं कहीं दूसरा तरीका से भी आ सकता है, वो जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। ये तो क्लियर हो गया होगा। होमोजेनियस का एक और डेफिनेशन है बाबू, वो क्या है देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। और होमोजेनियस फंक्शन किसको बोलते हैं? तो मान लीजिए आपका यहाँ 3 इक्वेशन को दे रखा हो ना, इसी में लिख देते हैं यहीं a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इज इक्वल टू d1। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन दे रखा हो a2x प्लस का b2y और प्लस का c2z इज इक्वल टू d2। तीसरा का इक्वेशन दे रखा बाबू a3x प्लस का b3y प्लस का b3y प्लस का c3z इज इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशन दे रखा है ना। a1x प्लस का b1y प्लस का c1z d1 के इक्वल है, a2x प्लस का b2y प्लस का c2z d2 के इक्वल है, और a3x प्लस का b3y प्लस का c3z ये d3 के इक्वल है। ये 3 इक्वेशन दे रखा हो। अब अगर इस तरह के इक्वेशन दे रखा हो बाबू, तो इस केस में हम लोग जो है सो यदि इस केस में भी हम लोग जो है सो होमोजेनियस फंक्शन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या चीज डेफिनेशन दे सकते हैं। कैसे? कि इफ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0, अगर d1 d2 d3 तीनों 0 के इक्वल हो बाबू, then it is called homogeneous system of linear equation. Otherwise it is called non-homogeneous system of linear equation. System of linear equation, है ना।
अभी इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ बाबू कि वही लिखा हुआ, वो इसमें आप बढ़िया से ध्यान से देखिए, आपको जो पिछला का डेफिनेशन लिखा है वही लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा था बाबू कि ax इक्वल टू बी को हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे कब, जब b 0 के इक्वल होगा। और यहां बाबू तीन इक्वेशन दे रखा है, d1 d2 और d3 के इक्वल है। तो यहां क्या कुछ गलत थोड़ी ना बोला है, वहां क्या बताया, RHS साइड में क्या लिखा हो b और यहां RHS साइड में क्या लिखा हो d1 d2 d3। तो वही लिखा कि इफ d1 d2 d3 तीनों जो है सो 0 के इक्वल होगा बाबू, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसा ना रहो बाबू तो इसको बोलेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप लोग को ये चीज समझ में आ गया कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये दो को डेफिनेशन समझ में आ गया। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो डेफिनेशन दे रखा है, उसको एक्सटेंड करके ऐसा कर दिया है ना। अब हम लोग जानते हैं कि हम जो है सो कैसे पता करेंगे कि ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। अब हम ये अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में बाबू, कि कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम है। समझ में आया, कंडीशन क्या क्या रहना चाहिए उसके लिए। तो जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बाबू लोग, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी का कंडीशन क्या क्या होता है बाबू लोग, उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं, है ना। देखिए पहल का क्या था बाबू लोग, पहल का कंडीशन क्या होना चाहिए कि यदि d is not equal to 0 then the equation of system is consistent। क्या बोले कि if d not equal to 0 then the equation of system is consistent and has unique solution given by x is equal to d1 by d, y is equal to d2 by d, इसी तरह z is equal to d3 by d, आगे तक चलते जाएगा, है ना। तो दो वेरिएबल में दिखाया, क्या लिखे बाबू, सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि अगर d 0 के इक्वल ना हो तो उस केस में बोलेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपका कंसिस्टेंट रहेगा। अच्छा जी, कंसिस्टेंट रहेगा, लेकिन ये इस कंडीशन में बाबू जब d 0 के इक्वल ना हो तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा बाबू। वो किस तरह का रहेगा, तो x is equal to d1 by d, y is equal to d2 by d, अगर z is equal to d3 by d, इसी तरह चलते जाएगा, है ना। तो पहला कंडीशन ये है बाबू लोग। दूसरा का कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन है कि इफ d is equal to 0 and d1 is equal to d2 is equal to 0 then the equation of system then the equation of system is consistent and it has infinite many solution, it has infinite many solution
दूसरा का कंडीशन क्या होगा बाबू, तो दूसरा का कंडीशन कह रहा है कि अगर डी 0 के इक्वल है और D1 और D2 ये भी 0 के इक्वल आ गया तो भी बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और ये जो बाबू ये एक इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, बहुत सारा सॉल्यूशन देगा। कब, जब D भी 0 के इक्वल हो, D1 भी 0 के इक्वल हो, D2 भी 0 के इक्वल हो। ये दो कंडीशन समझ में आया। पहला कंडीशन क्या कह रहा है बाबू, तो पहला कंडीशन कह रहा है कि अगर D 0 के इक्वल ना हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कंसिस्टेंट सिस्टम को। अच्छा, D जब 0 के इक्वल ना हो बाबू तो ये जो से यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन देगा। किसी कोई भी मैट्रिक्स लीजिएगा तो उसमें कंसिस्टेंट को दिखा रहा जिसमें D 0 के इक्वल ना हो तो ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन देगा। दूसरा का कंडीशन क्या कहता है बाबू कि अगर D 0 के इक्वल है और D1 भी और D2 भी 0 के इक्वल है तो उस केस में भी ये भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, कंसिस्टेंट सिस्टम को। और इस समय जो ये है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, बहुत सारा सॉल्यूशन देगा। कब, जब D भी 0 के इक्वल हो, D1 D2 D3 ये भी 0 के इक्वल हो, ये सब सारे जब आपका 0 के इक्वल होगा तो इस केस में भी ये क्या देगा, तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम देगा और ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, है ना। ये दो कंडीशन समझ में आ गया। थर्ड कंडीशन इनकंसिस्टेंट के लिए बाबू, है ना, तो इसी में लिख देते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कहता है कि इफ D is equal to 0, if D is equal to 0 and any one of D1 and D2 is non-zero, then the equation of system is inconsistent, है ना। अब ये क्या कह रहा बाबू, तो ये कह रहा कि यदि D तो 0 के इक्वल है लेकिन D1 और D2 दोनों में से कोई एक अगर 0 के इक्वल ना हो बाबू तो उस केस में भी ये जो इक्वेशन बनेगा ये क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आया। तो कंसिस्टेंट सिस्टम जानने का दो ही तरीका है बाबू, क्या, उसमें आपका D जो है सो 0 के इक्वल ना हो तो कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम हो और ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। और अगर D 0 के इक्वल हो, D1 D2 D3 D4 ये भी 0 के इक्वल हो तो इस कंडीशन में भी कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा और इसका सॉल्यूशन जो है सो बहुत सारा होगा, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर D 0 के इक्वल हो लेकिन D1 D2 में से कोई एक 0 के इक्वल ना हो तो उस केस में ये जो है सो रिप्रेजेंट करेगा किसको, इनकंसिस्टेंट सिस्टम को। समझ में आया। तो आज हम लोग मैन ओवर जो है इसी के ऊपर बात करना था, किसके बारे में, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। उसका डेफिनेशन देख लिए, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस उसका भी डेफिनेशन देख लिए, और क्या कंडीशन रहेगा कि हम लोग बता सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी देख लिए। अब देखो बाबू इसमें छूट क्या जाता है, तो एक छूट गया आपका मैट्रिक्स मेथड और एक छूट गया आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो उसको जो है डेफिनेशन नहीं होता, उसको क्वेश्चन के थ्रू देखते करके, है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं हम उसका क्वेश्चन करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन का, उसके बाद फिर करेंगे मैट्रिक्स मेथड का, क्योंकि वो क्वेश्चन के थ्रू बढ़िया समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा बाबू कि फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इफ पॉसिबल ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का अगर पॉसिबल है तो हमको रो मैट्रिक्स से इसका इनवर्स निकाल के बताइए, है ना, इसका इनवर्स निकालना। अब यहाँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देख रहे हैं। अब देखिए आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाइए, व्हाटएवर एक भी लगाइए, लेकिन एक बार में एक ही, जैसा अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ रो का प्रॉपर्टी लगाना, अगर कॉलम में लगाना तो सिर्फ कॉलम प्रॉपर्टी लगाना, ऐसा नहीं कि रो भी मिला दे कॉलम भी मिला दिए। समझ में आया। इस क्वेश्चन को जो बाबू हम लोग रो मैट्रिक्स से निकालते हैं इसका आंसर इनवर्स, है ना। तो देखिए यहाँ जो है ये आपको मान लीजिए ये एक इक्वल है ना, एक इक्वल है। तो यहाँ अंग्रेजी में भाजना है कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो a है वो इक्वल होता है i और a के, होता है कि नहीं। i को मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू तो वापस ये आएगा। अब इससे हमारा फायदा इनवर्स कैसे निकलेगा, तो किसी तरह बाबू यहाँ चेंज करके हम अगर i लेते आवे
ये ए को किसी तरह चेंज करके आई लेता है, तो बता बाबू ये आई कब आ सकता है? ये तो ये आपका रहेगा ही। तो यहाँ आई आने का एकमात्र कंडीशन है कि ये जो का साथ गुना हुआ होगा ना गुरुजी, ये आपका ए इनवर्स होगा, तब ये मेरा निकलेगा ये आई के इक्वल, है ना। तो याद रखना आपको क्या बाबू कि ये फॉर्मूला यूज करना है, और इसी फॉर्मूला के तहत हमको ये ए को जो है सो चेंज करते 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 आई पर छोड़ना है। जब ये आई निकल जाएगा तो पक्का बाबू आरएचएस में जो ये फर्स्ट वाला रहेगा मैट्रिक्स, वही मेरा क्या कहलाएगा? ए इनवर्स। समझ में आया? तो मेरा काम क्या करना है कि ये ए को आई बनाना है हमको। तो चलिए बनाते हैं। अब यहाँ रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं आप। यहाँ भी हम जो क्वेश्चन को बताएंगे वो रो ऑपरेशन के मेथड से बताएंगे। और याद रखिएगा जब भी आप कोई भी रो या कॉलम मेथड का यूज करते हैं बाबू, तो दोनों में से कोई एक ही यूज कीजिएगा, दोनों में होच पोच कर दीजिएगा, है ना। अब ए में क्या लिखा बाबू? तो ए में लिखा हुआ मेरा 1 3 माइनस का 5 7 माइनस का 5 और 7, और आई में 2/2 में ऑर्डर का है बाबू, तो ये बन जाएगा 1 0 और 0 1, और इनटू में क्या हो जाएगा? ए। अब यहां दिमाग लगाइए, हमको क्या लाना बाबू? 1 0 0 1 यही लाना है। तो 1 0 यहां लाना है। 0 कैसे होगा? तो 0 के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इसको 1 बनाना होगा, है ना। इसको बनाते 1, इसको R2 को चेंज करना है बाबू। R2 में क्या चेंज करना है? तो R2 में गुरुजी चेंज कर रहे हैं कि आप R2 को माइनस कर दीजिए, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको? R1 में। ये कंडीशन को अप्लाई करने बोल रहे हैं बाबू। क्या किए कि R2 में माइनस करना किसको? 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में करते बाबू। ऐसा हम R2 को, तो R1 को कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तो R1 एज इट इज उतरेगा, 1 3 लिख दिए। R2 को छेड़छाड़ किए, क्या करना? R2 माइनस 2 R1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 2 बन जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 2 क्या बन जाएगा? माइनस का 7। तो ये हो गया माइनस का 7। समझ में आया? माइनस का 5 और माइनस का 2 माइनस का 7। ये क्या बनेगा बाबू? 7, और ये को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी का 6, दोनों को घटा देना। 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा बचवा लोग? तो 1 बचेगा, तो ये हो गया मेरा 1। अच्छा, यहां जो चेंज कीजिएगा बाबू, ये मैट्रिक्स में जो चेंज होगा ये भी मैट्रिक्स में वही चेंज होगा। ये ऑपरेशन जो लगा है इस मैट्रिक्स में, तो यही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी लगेगा, है ना। तो इसमें भी लगाइए बाबू। ये क्या बन गया? ये तो लिखा हुआ 1 0, तो 1 0 रहने दिए। अब R2 को चेंज करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में घटाना है, तो घटाते बाबू 0 माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 2। ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 0, तो ये बन जाएगा 1 1, और इनटू में आपका ए रहने देना है। ए को चेंज चार्ज नहीं करना है हमको। अब देखिए, अब इसको हमको 0 बना सकते बाबू। कैसे बना सकते 0? तो 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। अब R1 में चेंज किए बचवा लोग। R1 में क्या चेंज किए? तो R1 में चेंज किए कि R1 और माइनस का 3 R2 कर दीजिए, तो ये 0 बन जाएगा, है ना बाबू लोग। तो इसको चेंज किए। अब देखिए, ये R1 में चेंज किए, क्या चेंज किए कि R1 माइनस का 3 R2, 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा देना है R1 को R1 से, है ना। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये है मेरा 1 लिख दिए, और ये माइनस का 7, और माइनस का 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो हो जाएगा माइनस का 7 का 21, और माइनस करना दोनों के बीच, तो माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस। तो 21 और 1 कितना हो गया? 22। ये हो गया मेरा 21 और 1 22, है ना। उसी तरह यहां देखिए, ये आपका 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिए। फिर क्या करना? माइनस करना, 3 से मल्टीप्लाई करना किसको? ये इस R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3, और 3 में 3 जाएगा कितना बचेगा? 0। ये हो गया 0, और ये क्या मेरा? ये हो गया माइनस का 7। R2 में तो कोई चेंज चार्ज नहीं किया, हो गया 1। ये समझ में आया? R2 में तो कोई चेंज चार्ज नहीं किए बाबू, तो R2 में कोई चेंज चार्ज नहीं किए, इसलिए इसको कुछ चेंज चार्ज नहीं करना है। जिसमें हमको ये ऑपरेशन जो है सो हम लगाए R1 में सिर्फ, तो R1 में छेड़छाड़ होगा, R2 एज इट इज रहेगा, है ना। उसी तरह इसमें भी करना है। अब इसमें देखिए, R2 में तो कुछ नहीं है चेंज, तो R2 में जैसे लिखा हुआ है माइनस का 2 1 लिख दीजिए। हम R1 में किए चेंज। R1 में क्या चेंज किए कि R1 में चेंज किए कि 3 से मल्टीप्लाई करना है R2 को, फिर घटा देना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या होगा? 3 दूनी का 6, और 1 प्लस का 6 क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस का 6 7 हो जाएगा, तो यहां लिख दिए 7। और यहां क्या होगा? तो यहां 0 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 3, तो यहां लिख दिए माइनस का 3, है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखिए, अब ये काम मेरा गड़बड़ा रहा। अगर 22 से डिवाइड करता हमको कहा कि 1 0 0 1 चाहिए, तो यहां 1 लाना होगा। 1 लाने के लिए क्या करते हैं? 22 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। देखिए बाबू, इसके बाद इधर लिख रहे हैं ना, इसको दूसरा रंग से चिपका दे रहे हैं, ग्रीन कर दे रहे हैं। देखिए,
अब यहाँ 1 0 लाना बाबू। 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 में छेड़छाड़ कर रहे हैं हम। R1 में क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं कि R1 को जो है सो 1/22 से गुना कर दे रहे हैं। 1/22 से गुना करेंगे बाबू लोग तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 1, ये बन जाएगा 0। R2 में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं किए तो एज इट इज रहेगा बाबू -7 और ये बन जाएगा 1। अब यहाँ भी मेरा चेंज होगा बाबू और यहाँ चेंज होगा R1 में, ये क्या हो जाएगा 7/22, तो 7/22 हो गया और जाएगा -3/22, ये हो गया -3/22 और इनटू में क्या है a। फिर यहाँ नीचे क्या लिखा हो -2 और 1, तो -2 और 1 लिख दिए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 0 तो आ गया, यहां 0 लाना होगा। अब यहां 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे R2 में ऑपरेशन, तो R2 को ऐड कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई करके, किसमें, R1 में। अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू R1 में, R2 को ऐड करेंगे तो -7 + 7 0 हो जाएगा और हमको 0 चाहिए भी। यहां हमको क्या बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो 1 0 यहां 0 बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो 0 बनाने के लिए ये ऑपरेशन लगा दिए। अब देखिए बाबू R1 में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो ये बन गया मेरा 1 0। R2 में छेड़छाड़ किए, 7 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद ऐड किए। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे बाबू, तो -7 और +7 क्या बन जाएगा 0। ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 और +0, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू यहां देखिए बाबू ये 7/22 है तो 7/22 लिख दिए। फिर ये क्या -3/22, तो हो गया -3/22 और इनटू में आपका a है तो यहाँ a लिखा गया। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं ना बच्चे लोग, अभी तक एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए अब यहाँ R2 में चेंज किए हैं, क्या चेंज किए कि R2 में यहाँ क्या लिखा हुआ -2 और यहाँ प्लस का 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए बाबू, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7 दूनी का 14/22 है ना, 7 दूनी का 14/22 होगा। यहां देखिए बाबू लोग यहाँ ये क्या है, हम R2 में चेंज किए। R2 में क्या चेंज किए हैं, तो R2 को ऐड किए 7 से मल्टीप्लाई करके, किसको, R1 में। तो 7 7 का 49 होगा ना, यहाँ हल्का सा गलती कर रहे हैं, 14 नहीं 49 होगा। ये क्या -2 लिख दिया, प्लस का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49/22 होगा, तो ये हो गया 49/22। अब इसका एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या होगा, -44 और +49, तो -44 और +49, 44 और 5 कितना होता है 49, तो 5/22 हो जाएगा, ये हो गया 5/22 है ना। यहां देखते हैं यहाँ क्या 1 लिखा हुआ, तो 1 लिख दिया, प्लस का ऐड करना हमको 7 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहां से थोड़ा माइनस है इसलिए यहां माइनस लिख दिए। तो 1 माइनस का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 का 21/22 और इसको घटाएंगे बाबू तो एलसीएम में क्या होगा 22 माइनस का 21 क्या होता है 1/22 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1/22, तो ये हो गया मेरा 1/22। अब देखो बाबू ये मेरा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कुछ मैट्रिक्स आया और ये बन गया ए। अब तो ये बता बाबू कि ये जो है सो आई बना, ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये जो है सो ए बना। अब आई कब बन सकता बाबू कि ये आपका ए इनवर्स होगा तभी आई बन सकता, कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है का, एकदम नहीं है। तो पक्का है कि ये जो मैट्रिक्स आया गुरुजी ये मेरा क्या आ गया ए इनवर्स है ना, ये जो मेरा मैट्रिक्स आया ये मैट्रिक्स क्या आ गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, तो 1/22 सभी में कॉमन है बाबू ले लेते हैं, तो 1/22 कॉमन कर लेते हैं सभी से। ए इनवर्स मेरा क्या बन गया 1/22 कॉमन कर ले तो बन गया 7 माइनस का 3 और ये है 5 और 1 है ना। हमको ए इनवर्स निकालना पड़ा, निकल गया। देखिए कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में। अब यहां देखिए बाबू हम सभी में जो है सो रो ऑपरेशन लगाए, कहीं सी लिखे नहीं लिखे, सभी में आर लिखे ना, तो यहाँ रो ऑपरेशन लगा, रो ऑपरेशन के मतलब से हम लोग निकाल लिए ए इनवर्स का वैल्यू है ना। हमसे वही पूछा था कि ए इनवर्स का वैल्यू निकाल के हमको दिखाइए एलिमेंट्री ऑपरेशन से, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह का होता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। यहां हम रो का यूज किया वो तो इसलिए कहा गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको। अब इसमें क्या डेफिनेशन जाना था, इसीलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू ही बढ़िया समझना अच्छा रहता, मतलब अच्छे से समझ में आया होगा है ना। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ। अब ये 2 ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का देखते करके कैसे बनता है ना। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि इफ पॉसिबल यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसका इनवर्स निकालना है, 3 ऑर्डर का है तो उसमें हल्का सा फिर अंग्रेजी वही झाड़ेंगे बाबू, सभी में सेम प्रोसेस रहता है बाबू, आपको घर बनाना नहीं है कि 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का है, और ज्यादा से ज्यादा आपको पूछेगा मैं तो 3 ऑर्डर तक पूछ सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा। तो वी नो दैट सभी में अंग्रेजी यही झड़ाएगा, क्या झड़ाएगा कि A इज इक्वल टू आई ए
है ना, a इज इक्वल टू आई है। अब बस किसी तरह हमको चेंज करके a को, ये चेंज करके a को क्या ला देना, i। जब ये i आ जाएगा तो मेरा ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा, सो क्या बन जाएगा, a इनवर्स। a क्या दे रखा है, तो a दे रखा है मेरा 2 5 0, फिर क्या है 0 1 0 1 1, और फिर है माइनस का 1 0 3 0 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये दे रखा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और इनटू में क्या है a, है ना। यहां तक देखिए जो अभी दिया सो ही लिखे हैं। अब हमको क्या करना बाबू, अब इसमें भी हमको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, देखिए दिमाग लगाइए बाबू लोग, है ना, दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। सो अब क्या करते हैं हम जो है, सो सबसे पहले ये तो जीरो बनाना पड़ेगा। अब ये जीरो बनाने के लिए अब ये मेरा जो है सो काम नाश दे रहा है ना, ये काम नाश दे रहा है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग जोड़ घटाव करेंगे बाबू तो ये मेरा जीरो बना जाएगा। तो इसी को सबसे पहले जीरो कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, R3 को चेंज करते हैं बाबू। वो क्या करते हैं R3 को चेंज, तो R3 में माइनस कर देते किसको, R2 को। अगर ऐसा करेंगे बच्चा लोग, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए क्या होगा। सो देखिए R3 में क्या किए, माइनस किया R2 को, तो ये एज इट इज रहेगा R1 R2, तो R1 R2 एज इट इज लिखिए 2 0 माइनस का 1, फिर क्या है 5 1 0 5 1 0 2 0 माइनस का 1 5 1 0, R3 माइनस का R2 0 में 5 जगह कितना बचेगा बाबू लोग, माइनस का 5, तो हो गया माइनस का 5, है ना। फिर यहाँ 1 में 1 जगह क्या बचेगा 0, तो यहाँ 0 कर दिए, और 3 में 0 जगह क्या बचेगा 3, तो यहाँ लिख दिए 3। या R3 में चेंज किए, हमको R3 में इधर भी चेंज करना होगा बाबू लोग, तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0। अब R3 में चेंज करेंगे, R3 माइनस का R2, ये हो गया आपका 0, और ये 0 माइनस का 1 -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये इंटू में a आ गया। यहां तक को दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए बचवा लोग, है ना। चलिए जी, अब देखते हैं इसका आगे। अब यहां तो मेरा काम बन गया गुरुजी, जीरो आ गया। अब जीरो आने से क्या फायदा हुआ बाबू, ये चीज जीरो बन जाएगा। कैसे बनेगा जीरो, सो देखिए हम क्या करेंगे बाबू, R1 में चेंज करेंगे। क्या R1 में चेंज करेंगे बाबू, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, और ऐड कर देंगे किसके साथ, R3 के साथ। देखो बाबू, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 जीरो बन जाएगा। हमको जीरो ही लाना है, तो करते बाबू हम लोग, है ना। R1 में चेंज किए, 3 से पहले मल्टीप्लाई करना था, 3 दूनी का 6 में 5 जगह कितना बचेगा 1, ये आपका 0 0 तो 0 ही रहेगा। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3 बन जाएगा 0। R2 R3 में कोई चेंज नहीं किया बाबू, तो एज इट इज रहेगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, फिर क्या है माइनस का 5, फिर आपका है 0 और 3, ये हो गया, है ना। यहां तक को दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। चलिए जी, यहां तक एकदम साफ है, क्लियर है एकदम। माइनस का 5 0 3। अब देखिए बाबू, यहां चेंज किए हम किसको, R1 को चेंज किए, तो उस साइड में हमको R1 को चेंज करना होगा, तो चेंज करते हैं हम लोग R1 को। क्या चेंज किया बाबू, 3 से पहले मल्टीप्लाई करना है R1 में, और उसके बाद R3 को ऐड करना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ही, तो 3 लिख दिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करना R3 में, तो हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। R2 R3 में कोई चेंज नहीं किया बाबू, तो 0 1 0, और ये आपका क्या है 0 माइनस का 1 और 1, और इंटू में क्या हो जाएगा a। अब एक तो काम बन गया, अब ये काम बनाते हैं। तो ये काम बनाएंगे बाबू लोग, तो ये भी बन जाएगा। क्या करते हैं बाबू, ये काम बनाने के लिए तो हम R2 को चेंज करते हैं। R2 में क्या चेंज करते हैं, तो R2 में चेंज करते हैं कि R2 और माइनस का 5 R1 कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा देखो बाबू लोग, तो इससे फायदा होगा कि R2 में चेंज किए बाबू, R1 तो एज इट इज है 1 0 0। R2 में क्या चेंज किए, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पहले R1 को, और उसके बाद फिर घटा देना R2 में से। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5, और 5 में 5 जगह बनेगा क्या 0, तो ये बन जाएगा मेरा 0 0। ये क्या बनेगा, ये मेरा 1 ही रहेगा, और ये फिर मेरा क्या बन जाएगा 0। और R3 में तो कोई चेंज नहीं किए हैं, तो R3 में कोई चेंज नहीं किए, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 5 0 और 3, तो है ना, इज इक्वल टू। अब देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो R2 में चेंज किए वो एज इट इज रहेगा 3 माइनस का 1 1। R2 में चेंज किए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा 5 से का 15, 0 माइनस का 15 -15 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा बाबू लोग, ये बन जाएगा 1 और प्लस का 5 6 बन जाएगा।
और ये क्या बनेगा 0 माइनस का 5 तो हो जाएगा माइनस का 5। फिर ये क्या आपका 0 माइनस का 1 और 1 और इनटू में a। अब ये दो काम तो हो गया गुरुजी, ये R1 भी R2 भी आ गया पल्ले वाला। अब आप बच गया R3 में हमको सबसे पहले -5 को 0 बनाना होगा, तो -5 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो R3 में चेंज करेंगे, R3 को जोड़ेंगे किसके साथ, 5 से मल्टीप्लाई करके R1 में। अगर ऐसा करेंगे बाबू लोग तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 1 0 0, ये बन गया 0 1 0। और देखिए यहाँ R3 में क्या करना है, ऐड करना, 5 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए R1 को, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कम 5 और 5 और माइनस का 5 क्या बन जाएगा 0, और ये तो आपका 0 और 3 ही रहेगा, है ना, इज इक्वल टू यहां क्या होगा। सो देखिए बाबू लोग, यहां R3 में चेंज करें वो एज इट इज रहेगा 3 माइनस का 1 1, फिर क्या आपका माइनस का 15 6 और माइनस का 5 इंटू में आपका a है। देखिए नीचे में क्या चेंज होगा, सो देखिए नीचे में क्या चेंज होगा, तो यहाँ R3 में क्या करना, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बचवा लोग तो 5 के 15 और 0 प्लस का 15 तो 15 हो जाएगा, है ना। फिर यहां क्या होगा, माइनस का 1 और माइनस का 5 ऐड करना बाबू, तो माइनस का 1 और माइनस का 5 माइनस का 6, तो माइनस का 6 कर दिए। ये क्या बनेगा 1 और प्लस का 5, तो 1 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6। अब देखिए अब क्या बाधित कर रहा है, तो R3 में हमको 3 से डिवाइड करेंगे गुरुजी, तो ये मेरा फर्स्ट क्लास बन जाएगा क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको आपका सही लिख देते बाबू, यहां समझ आइएगा। R3 में हम लोग चेंज कर रहे हैं बाबू लोग, R3 में क्या चेंज कर रहे हैं, तो 1/3 से गुना कर दे रहे हैं R3 को, तो ये क्या बन जाएगा बाबू लोग, देखिए हाँ देखिए ये क्या बन जाएगा, तो ये बन के मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाबू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और ये क्या बन गया, R3 में चेंज करना बाबू 1/3 से, ये तो एज इट इज रहेगा 3, इसको का नीचे लिख देते हैं बाबू, है ना, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 3 माइनस का 1 1, 3 माइनस का 1 1, 3 माइनस का 1 1, फिर क्या बनेगा माइनस का 15 6 माइनस का 5, माइनस का 15 6 और माइनस का 5, और फिर क्या बनेगा 3 से डिवाइड करें तो 3 5 का 15, फिर 3 दूनी का 6 और 3 दूनी का 6, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा a, है ना। देखिए ये ना होगा बाबू 3 माइनस का 1 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 15 6 और माइनस का 5, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, 3 दूनी का 6 और 3 एकम 3। अब यही चीज जो है बाबू ये मेरा क्या बन गया a इनवर्स इंटू में a करेंगे बाबू तभी मेरा आ जाएगा, तो ये क्या बन गया a इनवर्स, हमको a इनवर्स ही निकालना था, कितना आसान था। सो देखिए बाबू, तो याद रखिएगा बाबू, जब भी आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन बोले निकालने के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका LHS साइड रहता है बाबू, उसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, बस इतना ही आपका गोल है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो 100% बाबू जो उसका नेक्स्ट राइट साइड में आया ये आपका कुछ नहीं a इनवर्स निकलेगा, है ना, जिससे ये मेरा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 110% बचा लो कि ये मैट्रिक्स जो है सो मेरा इनवर्स निकला है इनवर्स से। अब बताइए कोई दिक्कत है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन करेगा नेक्स्ट डे। आज जो इसके बारे में डिस्कस कर लिए, अब देखो बाबू हम जो एक बच गए कौन सा टॉपिक, मैट्रिक्स मेथड के जरिए, तो उससे भी क्वेश्चन कर लेते हैं क्या को, उससे कोई डेफिनेशन ऑपरेशन है ना तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अभी ये दो इक्वेशन दे रखा बाबू, इस दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको मानना होगा 3 वेरिएबल, लेट a इज इक्वल टू क्या 3 मैट्रिक्स मानना होगा, a इज इक्वल टू क्या मानना होगा, तो जो x और y का कोएफिशिएंट है वो बाबू यहाँ क्या है 2 5 और यहाँ क्या 3 2 3 2। उसके बाद आपको b मानना होगा, b कौन सा होगा बाबू, जो बराबर के एक साइड लिखा हुआ है, सो b बराबर यहाँ क्या है 1 और यहाँ 7 लिखा हुआ तो 1 और ये 7 हो जाएगा। और आपका फिर x मानना होगा, ये x क्या होगा, जो इसका वेरिएबल निकालना हमको x और y का वैल्यू निकालना है तो x y कहलाएगा, है ना। ये मैट्रिक्स मेथड का यूज करके x और y का वैल्यू ही निकाला जाता है। तो ये मान लिया हम x y, x इक्वल टू एक्स वाई, है ना। अब कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स मेथड के जरिए में, अब देखिए बाबू हमको इनवर्स, देखिए आप समझिए बात को, हमको किसका वैल्यू निकालना है एक्स वाई का। तो ये चीज आप ये एक्स वाई कैसे आएगा, अगर हम a इंटू में x करेंगे बाबू और ये b के इक्वल कर रखेंगे तो कोई दिक्कत है बताइए, तो
क्योंकि ए को इसका ऑर्डर क्या है 2/2 ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 2/1 ऑर्डर, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट का इक्वल है, गुना करेंगे तो 2/1 ऑर्डर का आएगा, और ये बी के इक्वल है तो इसका भी तो 2/1 ऑर्डर का है। तो एकदम सही कह रहा है। मतलब ये इस इक्वेशन को, अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करिएगा बाबू तो वापस मेरा यही आ जाएगा, यही जो दो दिए वाले क्वेश्चनों में। तो ये लिखे तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए ये लिखे तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू यहां देखिए, अगर हम ए को उस साइड लेके चल जाए, उस साइड करने का मतलब हम ए इनवर्स अगर प्री मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आई, और आई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स, तो ये बन गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और इनटू में बी, है ना। अब देखिए हमको इनवर्स निकालना होगा, तो ये एक्स क्या एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमको ए इनवर्स निकालना होगा। तो अब ए इनवर्स सबसे पहले हमको निकालना है। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, सो देखिए यहां तक ये फॉर्मूला यूज होगा, समझ में आ गया कैसे यूज होगा। सो अब हमको निकालना क्या ए इनवर्स, अभी हम सिर्फ आप लोग को वही दिखाना चाहते हैं कि इनवर्स निकालना क्यों है। अब निकालते हैं ए इनवर्स बाबू। अब देखो बाबू ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ता है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते निकाल के, तो हो जाएगा 2 दूनी का 4 और माइनस का 5 तिया का 15, ये क्या आ गया -11 के इक्वल। तो हल्का सा अंग्रेजी भांज देना, क्या भांज देना कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल नहीं आया है, इसीलिए ए इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट करेगा। या तो हल्का अंग्रेजी भांज देना बाबू, है ना, एग्जाम में खुश हो जाएगा आपका अंग्रेजी देख के। ये एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा बाबू तो इनवर्स निकालना होगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या बताए थे कि कुछ नहीं करना है, कोफैक्टर निकालिए, उसका निकाल दीजिए ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट निकल जाएगा। और फॉर्मूला हमको पता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, और उसको निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो निकालिए फटाफट C11, ये तो 1 1 1 + 1 2 होता। साइन अगर इवन नंबर रहा, अगर दोनों का समेशन अगर इवन नंबर रहा तो ये पॉजिटिव का साइन आएगा। अब ये रो और ये कॉलम को ढकें तो क्या बचा 2, तो 2 लिख दिए C11 C12। ये जो ऐड के बाबू तो ऑड नंबर आ गया तो यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा, तो और नेगेटिव का साइन आ गया 1 और 2 1 2 क्या होगा, सो देखिए 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आ गया 3, तो 3 लिख दिए। उसी तरह हम अगर C21 निकालें तो क्या होगा, नेगेटिव का साइन 2 + 1 3 होता है, तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बन गया 5, तो 5 लिख दिए। और आपका C22 निकालें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बचा 2, तो यहाँ 2 लिख दिए, है ना। ये तो 2 + 2 4 होता है, ये 2 लिख दिए। अब देखिए बाबू हम जो है सो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए गुरुजी, हम जो है सो एडजॉइंट ऑफ ए में पहुंच गए। एडजॉइंट ऑफ ए में, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बाबू, तो ये जो कोफैक्टर लिखे, कोफैक्टर क्या है, तो कोफैक्टर है मेरा 2 - 3 2 - 3 और फिर क्या है आपका -5 2 -5 और 2। अब इसका कुछ नहीं करना, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, बस मेरा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 2 2 2 - 3 ना, 2 - 3 2 - 3 और -5 और 2, है ना, ये निकल गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकला बाबू तो ए इनवर्स भी निकल जाएगा। ए इनवर्स क्या होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। कीजिए बाबू फॉर्मूला पुट, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना -11, है ना, -11 तो हो जाएगा -1/11 इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना 2 -5 2 -5 -3 और 2, ये हो गया मेरा क्या चाहिए ए इनवर्स। ये भी ए इनवर्स आया, लेकिन हमको तो निकालना एक्स वाई का वैल्यू। और जब ए इनवर्स आ गया बाबू तो बस वही फॉर्मूला यूज कर देना है, हल्का सा यहाँ फिर अंग्रेजी भांज देना है। वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि जो x है वो किसके इक्वल होता है a इनवर्स इनटू में b। ये कैसे वो सब बताएं बाबू आप लोग, यहाँ क्या होता है तो ये आपका ax जो है सो इक्वल होता है b के इक्वल, देखिए गुना कीजिएगा तो वापस वही इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ से अगर a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो a इनवर्स इनटू a आई बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बनता है, और ये बन गया a इनवर्स b, यहाँ से फॉर्मूला आया, है ना। तो वही डायरेक्ट लिख दिए हम x इक्वल टू a इनवर्स इनटू में b। बस बाबू कुछ नहीं कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। ए इनवर्स क्या दे रखा है -1/11 आपका, और उसके बाद क्या 2 - 5 2 - 5 और फिर है 2 - ये आपको गलती नहीं ना लिखे हैं, 2 - 3 और -5 2, चलो ठीक है 2 - 5 ये हो जाएगा -3 और 2 और इनटू में b क्या दे रखा बाबू, देखिए b किसको माने हैं, तो b माने हैं 1 7 को, तो लिख दिए यहाँ 1 7 1 और 7। अब देखो और बचवा लोग यहाँ क्या है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू मेरा x और y है,
बड़का x का वैल्यू, है ना। अब देखिए इसका ऑर्डर वर्क क्या है, इसका ऑर्डर वर्क 2/1 है ना, 2/1, तो पक्का है कि इसको गुना करेंगे तो 2/1 आएगा। देखो बाबू आएगा, ये 2/2 ऑर्डर का है और 2/1 ऑर्डर का है, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट के इक्वल है, ऑर्डर वर्क क्या आएगा 2/1 है ना, तो 2/1 ऑर्डर का आएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करना सिर्फ, अब कीजिए मल्टीप्लाई बाबू, ये बन के मेरा -1/11 मल्टीप्लाई कीजिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो ये बन जाएगा 2 एकम 2 और ये बन जाएगा माइनस का 7×5 = 35, तो ये 7×5 = 35, ये क्या बन गया है ना, 2 एकम 2 और माइनस का 35, तो ये क्या बन गया माइनस का 33। उसके बाद इसको इससे करेंगे बाबू तो क्या होगा माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 और प्लस का 7 दूनी का 14 और 14 में 3 जगह क्या बचेगा 11, तो प्लस का 11 कर दिए। समझ में आया बाबू, ये चीज तो सिखाया पहले आप लोग को। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 × 7 = 14, 14 में 3 जगह क्या बचेगा 11, तो लिख दिए 11। और यहां से देखिए बाबू x और y का मान निकल गया, क्या निकला x का मान, तो x का मान निकल के मेरा ये क्या हो जाएगा माइनस का 33 बटा माइनस का 11, तो 11 × 3 = 33, तो x का मान निकल गया 3। y का मान क्या निकला, तो y का मान निकला माइनस का 11 और माइनस का 11 डिवाइड बाय माइनस का 11 क्या होगा माइनस का 1, तो y का वैल्यू क्या निकल गया माइनस का 1। तो इसी तरह मैट्रिक्स मेथड से जब भी बोलो बाबू क्वेश्चन निकालने के लिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड से, तो सबसे पहले आपको 3 वेरिएबल मानना होगा x y a b x है ना। a b x जब मान लिया बाबू तो आपको चेक करना होगा a इनवर्स निकालना होगा। अब a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है कि डिटरमिनेंट पहले चेक किया जाता है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो a इनवर्स जो है इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। जब ये फॉर्मूला इससे a इनवर्स निकल जाएगा बाबू लोग, तो बस ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा और x y का वैल्यू निकल जाएगा। बस इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, है ना, इसी को क्या बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो 2 वेरिएबल का बताएं। अब जो 3 वेरिएबल वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग करके जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि x y z का वैल्यू मेरा ये आया है ना, ये जरूर कमेंट करके बताना आपको। इसमें आपका 3 वेरिएबल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी a उसी तरह बनाएगा, x जो है सो x y z बना जाता बड़का x और b का वैल्यू यहाँ 3 6 और 2 बना जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा और x y z का वैल्यू हमको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो आज हम लोग डिस्कस कर ले बाबू कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, कंडीशन क्या रहेगा कंसिस्टेंस के लिए, और उसके बाद मैट्रिक्स मेथड और एलिमेंट्री ऑपरेशन सब चीज डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा जो बेसिक कंसेप्ट था बाबू डिटरमिनेंट से रिलेटेड, वो सारा का सारा कंसेप्ट डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लिए हम। अब हमको करना क्या है, तो अब जो है हमको क्वेश्चन जो है उसको क्रीमी क्वेश्चन उसको छाड़ के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट जो वही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद बाबू लोग।